नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और हम पूछ रहे हैं कि ओपन बुक एग्जाम फायदा या फिर नुकसान। क्यों? क्योंकि ओपन बुक एग्जाम यानी परीक्षा में किताब खोलकर जवाब लिखने का सिस्टम। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सीबीएसई ने इसे नवी कक्षा के लिए लागू करके इस पर फिर से एक बहस छेड़ दी है। दुनिया के कई देश परीक्षा की इस ओपन बुक पद्धति को अपनाते हैं, जहां छात्रों को किताब में से देखकर जवाब देने की आज़ादी होती है। कई बार सुनकर ये सिस्टम थोड़ा अजीब भी लगता है और हमारे रट्टू तोता सिस्टम के ठीक उल्टा भी दिखता है। कई छात्रों को तो ये भी लगता है कि जब ऐसा ही है तो पढ़ने की क्या ज़रूरत, किताब खोलेंगे और जवाब लिख देंगे। लेकिन क्या सुनने देखने में आसान लगने वाली ये परीक्षा पद्धति सच में इतनी आसान होती है? आखिर इसका मकसद क्या होता है और किस तरह से इसके जरिए छात्रों को बेहतर शिक्षा दी जा सकती है या दी जाएगी? आज कंज्यूमर अड्डा में हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं संस्कृत स्कूल की प्रिंसिपल अगना फड़के जी, एजुकेशनलिस्ट डॉक्टर लाल तनवानी और कुमार मंगलम वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति मैम, आपसे पहले भी इस पर बातचीत हुई है, तो मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं कि अब इसको सीबीएसई ने बाकायदा इम्प्लीमेंट करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन जैसे ही ओपन बुक की बात आती है तो जो बात मैंने अपने इंट्रोडक्शन में की, वही सवाल सबके मन में उठ जाते हैं। यही पूछूंगा आपसे कि अभी जो मौजूदा सिस्टम है और ओपन बुक सिस्टम, इससे क्या बदलेगा? देखिए, जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है और जो अब नया करिकुलम फ्रेमवर्क आया है, उसमें रोट लर्निंग, जो कंटेंट बेस्ड लर्निंग है, उससे हमको कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ जाना है। जब तक हम कंटेंट बेस्ड लर्निंग करते रहेंगे, तब तक बच्चे रट के और रोट लर्निंग के द्वारा ही हर सवाल का जवाब देंगे। जब बच्चों को हम ये सिखाएंगे कि आपको कैसे क्रिटिकली एनालाइज करना है, जो भी आपने पढ़ा है, पढ़ तो लिया, बट उसको आप रियल लाइफ सिचुएशन के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करने के लिए अप्लाई करेंगे, कैसे क्रिटिकली सोचेंगे उसके बारे में और कैसे नई क्रिएटिव नॉलेज को आप लेके आएंगे, उसके लिए ये ज़रूरी है कि बच्चे जो भी हैं वहाँ पे पढ़ें, उसको समझें और उसी के तहत जो उन्होंने समझा उसी के अकॉर्डिंगली उसका जवाब दें। तो ओपन बुक एग्ज़ाम कोई नया नहीं है, 2014 में भी जब सीसीई था तब भी ओटीबीए के नाम से ओपन बुक असेसमेंट था और बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया भी था। उस वक़्त टेक्स्ट जो है बच्चों को 1 दिन 2 दिन पहले दे दिया जाता था और उसके बाद बच्चे जो है जो सवाल होते थे उनका जवाब, जो भी क्वेश्चंस होते थे उनके जवाब दिया करते थे। कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अगर हम मुंबई में सेंट ज़ेवियर्स की बात करें, तो वहाँ पे 1 दिन 2 दिन पहले ही बच्चों को असाइनमेंट दे दिया जाता है या एग्ज़ाम दे दिया जाता है और 2 दिन के बाद बच्चों से जो आंसर्स हैं उसको एक्सपेक्ट किया जाता है। तो ये चीज़ नई नहीं है। अगर हम बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ ले जाना चाहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि बच्चों में क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन जैसी स्किल्स बने और हम उनको असेस भी करें, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों को हम इस तरीके से असेस करें। अगर हम ये देखें कि बच्चों को हम वही जो किताब में पढ़ाते हैं और ये कह दिया जाए उनको कि ये तुमने पढ़ लिया, इसी को रट लो और हम तुमसे सिर्फ रिकॉल या नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड या क्रिएटिविटी बेस्ड या हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेंगे, तो बच्चे वही जो रिस्क टेकिंग है उसकी तरफ नहीं बढ़ पाते और जो उनको पता है, जो नोन है, सिर्फ उसी के आंसर्स दे पाते हैं। दूसरी बात, आजकल का जो टाइम है वो एक डिजिटल टाइम है और बच्चों के पास ऐसे-ऐसे डिवाइसेस होते हैं, हम देखते हैं कि वो किसी भी तरीके से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर कर देते हैं। वो कोई भी डिवाइस ले आते हैं, स्मार्ट वॉचेस है, वो टाइम दूर नहीं है कि जब छोटे-छोटे डिवाइसेस वो अपने कान में, अपने चश्मों में छुपा लेंगे और जो वो देखना चाहते हैं वो देख लेंगे। तो जी। असेसमेंट्स को बदलना ही होगा, क्योंकि आज सिर्फ नॉलेज टेस्ट करने का ज़माना नहीं है, क्योंकि हम्म। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज तो बच्चों के पास हर तरफ है।
पर आज क्रिटिकली सोच के चीजों को समझ के उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो ये लगभग वैसा साउंड करता है जैसे स्कूलों में बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं कि जाइए आप इस पर कुछ बना के लाइए, और लगभग उसका एक मैं समझ लूँ एक बुकिश एग्जाम्पल है जहाँ सिर्फ ये किताब और उसमें इंटरेक्शन होगा। नाउ अगना मैम, अगर इस तरह का, क्योंकि करना ही, अब तो सीबीएसई ने कक्षा 9 के लिए इसको ओपन कर दिया है, तो क्या इसमें मार्किंग के तरीके बदलेंगे? क्वेश्चन पेपर का स्वरूप तो डेफिनेटली बदलेगा ही बदलेगा, मार्किंग चेंज होगी, और क्या आप जो टीचर्स हैं उनके पढ़ाने के तरीके भी बदलेंगे? क्या सिर्फ ओपन बुक कर देने से काम बन जाएगा या आपको पूरा इकोसिस्टम धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा? सो विपिन जी, मुझे लगता है कि ओपन बुक जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमारा पढ़ाने का तरीका चेंज होगा, साथ साथ जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, अभी जो डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो उन कॉन्सेप्ट वो क्वेश्चंस को फ्रेम करने का तरीका भी बदलेगा। और साथ साथ असेसमेंट, मुझे लगता है असेसमेंट में बहुत कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी भी हमारे पास में कॉन्सेप्ट केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस रहते हैं जहाँ पे जिनका असेसमेंट किया जाता है। सो कुछ हद तक असेसमेंट में चेंजेस होंगे, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज जो आएगा वो हमारा क्वेश्चंस बनाने का जो तरीका है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, वहां पे हमें सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर लाल, अब ये बताइए कि जो हमारी मौजूदा पद्धति है, बहुत सारे लोगों के मन में, मेरे भी मन में प्रश्न है कि उसमें भी बच्चा याद करता है, तो जो स्मरण शक्ति है, जो याद करने की ताकत है, अगर वो हिस्सा हम निकालेंगे, अब बच्चे इसको कैसे लेंगे? मतलब एक ठीक एक एस्पेक्ट है, जैसा मैंने कहा कि प्रोजेक्ट जैसी चीज़ है कि आप इससे एक प्रोजेक्ट करते हैं, बहुत सारा अपना दिमाग लगाते हैं, कुछ मॉडल्स बनाते हैं, लगभग वही काम आप किताब के साथ कर रहे होंगे कि देखें उसे, थोड़ा अंदर जाएं, समझें कैसे बेटर आंसर दे पाएंगे, कोई ग्राफ बना दे, कोई फोटो बना दे। बट जो स्मरण शक्ति वाला जो हिस्सा है पढ़ाई लिखाई का, क्या ये उससे पीछे नहीं छूटेगा या उसके नहीं होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये एक थॉट है सिंपल, मैं इसका जवाब समझना चाहूंगा। विपिन सर, देखिए, अगर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए, चेंज कांस्टेंट होनी चाहिए। जो सालों से चल रहा है सिस्टम, उसे चेंज करना चाहिए। लेकिन मैं सालों से चलने वाले सिस्टम में ये भी बोलूंगा कि विपिन सर, जो टीचर्स प्रिंसिपल्स जो बैठे हुए हैं, हमने सब ने वही मेथड फॉलो किया है जिसमें हम घर से पढ़ के जाते थे और स्कूल में जाके लिखते थे, और उसी मेथड ने हमारे देश को रतन टाटा भी दिए हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम भी दिए हैं, होमी बाबा भी दिए हैं, और ऐसे हजारों लाखों साइंटिस्ट और हजारों लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और बड़े बड़े सीईओ जो बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, वो उसी मेथड से निकले हुए हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस से। और अगर ओपन बुक आ रहा है तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए। लेकिन मैडम से, मैं ज्योति मैडम से बहुत एग्री करता हूं कि इट रिक्वायर्स ह्यूज ट्रेनिंग्स एंड द क्वेश्चंस टू बी फ्रेम्ड इन दैट मैनर कि जहां पे बच्चों की जो टेस्टिंग होनी चाहिए कि क्रिटिकल थिंकिंग, अगर रोट मेमोरिंग नहीं चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, हमारे जो केस स्टडी के क्वेश्चंस होंगे वही अगर हम देंगे। देखिए, अगर ओपन बुक आप दे रहे हैं, ओपन करके बुक को मैं कॉपी करके लिख लूंगा तो उसमें मेरा कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। तो अगर हम क्वेश्चंस इस तरह से फ्रेम करें कि जो बुक में नहीं हो लेकिन केस स्टडी टाइप हो, रिसर्च बेस्ड हो, तो डेफिनेटली मेरा ओपिनियन ये है कि डेफिनेटली हमारे बच्चे जो रट्टोपाई करने वाले बच्चे हैं वो डेफिनेटली आगे चल के एक बहुत बड़े चेंज की तरफ जा रहे हैं। तो ज्योति में मेरा सवाल ये, मैं सारे प्रैक्टिकल सवाल ही पूछ रहा हूँ क्योंकि हम सब भी कभी स्टूडेंट रहे हैं, हमारे मन में भी सवाल आते हैं, कुछ नए बच्चों की तरफ से भी हैं कि एक होता था हमारे टाइम पे भी, आपके हमारे टाइम पे कहना चाहिए कि एक होता था व्यक्ति जो बिल्कुल रटा रटाया जवाब लिखता था, एक होता था जो खुद से कुछ इंप्लीमेंट करके उसमें लिखता था, उसको अच्छे मार्क्स भी आते थे। ठीक है, तो क्या वो चीज, उसमें भी उसको याद, अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग करना पड़ता था, ऐसा नहीं था कि वो नहीं है, लेकिन वो थोड़ा अलग लिख रहा है, डिफरेंट लिख रहा है, सिर्फ याद करा हुआ बुक का वहां पर कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा है। तो वो चीज बेहतर है या फिर मैं बुक खोल के दे दूं, वो चीज बेहतर है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो रिमेम्बरिंग या रिकॉल है या जो मेमोरी है, हम कहीं पे भी ये नहीं कह रहे कि वो जरूरी नहीं है।
तो एक जो रहने की या याद करने की चीज है, वो तो एक लोएस्ट लेवल है ही है। उसके बगैर अगर आप ये सोचेंगे कि आप क्रिएटिविटी तक, क्रिएटिंग न्यू नॉलेज तक चले जाएंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो नॉलेज ही जो है वो बहुत जरूरी है। सो रिमेम्बरिंग, रिकॉल, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आती है, उसके बाद एप्लीकेशन आती है, उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिसिस आता है, उसके बाद क्रिएटिविटी आती है, ताकि मतलब जिसमें कि आप एक नई नॉलेज क्रिएट कर लेते हैं और एक इनोवेटिव तरीके से आप या तो जवाब देते हैं या कोई नई चीज का इजाद करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम कहीं भी नहीं कह रहे कि मेमोरी या याद करना या रिमेम्बर करना या रिकॉल करना कहीं पे भी उसकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है। पर हाँ, जहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स में रिकॉल क्वेश्चंस ज्यादा होते थे, 40% होते थे, वहां पर अब क्रिटिकल थिंकिंग के और एप्लीकेशन के क्वेश्चंस ज्यादा की बात हो रही है। तो लोएस्ट लेवल तो हमें चाहिए। जैसे जी। हम लोग पढ़े हैं, हम लोगों को कहा जाता था कि ये आपका चैप्टर है। अगर आपको ध्यान है तो चैप्टर में अंडरलाइन भी कराया जाता था। टीचर बिना किताब के स्कूल क्लास में एंटर नहीं करते थे। तो वो अंडरलाइन करना और सिर्फ वही पूछना जो कि किताब के अंदर है, उसी किताब के पीछे से क्वेश्चंस आना और उसका जवाब उसी तरीके से लिखना जैसे टीचर ने पढ़ाया है, वो बदल रहा है। तो बात वही है, चाहे आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस दीजिए या आप मतलब जो भी आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है या जो आप टेस्ट करना चाहते हैं, इवैल्यूएट करना चाहते हैं, आप बच्चों को ये कह रहे हैं कि आप इसमें से अपने सवाल इसमें से पढ़िए, कॉम्प्रिहेंड करिए, जी। समझिए और समझ के उसका जवाब दीजिए आप। तो पर दोनों ठीक है, चीजें बदल रही हैं, कैसे गॉट योर पॉइंट। पढ़ाएंगे इसमें वो ये भी ये बदलेगा। ये जी, अब ये सिस्टम ना मैम, अब ये सवाल मैं अनघा मैडम के पास लेके जाता हूं, फिर आपके पास दोबारा आऊंगा कि सिस्टम सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये इम्प्लीमेंटेशन में भी बिल्कुल वैसा ही उतरेगा जिस जो अपेक्षा हम इससे कर रहे हैं? अच्छा, फिर ये भी एक फैक्ट कि 2014 में, जैसा मैम ने भी कहा, इंट्रोड्यूस किया था, फिर 17-18 में उसे वापस ले लिया गया। तो पहले जब ये आया था तो उसमें क्या पाया गया? कुछ खामियां पाई गई या जो अपेक्षित रिजल्ट थे वो नहीं मिले या किसी और रीजन से इसे बंद कर दिया गया? अनघा मैम। तो विपिन सर, मुझे लगता है कि जब ये पहले इम्प्लीमेंट हुआ 2014 में, जब ये इम्प्लीमेंट हुआ तो जरूर कुछ ना कुछ उसमें कमियां रही होंगी जिसके कारण उसे वापस ले लिया गया। पर एक प्रयास के बाद हम उस चीज के लिए दूसरा प्रयास न करें, ऐसा मुझे सही नहीं लगता है। ये जो प्रयास है आज सीबीएसई की तरफ से, ये प्रयास जो किया जा रहा है, ये बिल्कुल बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए भी, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं कि जो एग्जाम स्ट्रेस या एंजाइटी है वो कम हो, रोट लर्निंग उसको हम कर सकें। साथ ही साथ जैसे हम बोल रहे हैं कि रियल लाइफ सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, उसको हम प्रमोट कर सकें। तो मुझे लगता है ये सिस्टम जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, ये तभी अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा जब हम इसका बैकएंड पे अच्छी से हमारी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो। तैयारी स्ट्रांग का मतलब ये है कि हमारे जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। हम जो पढ़ा रहे हैं, जो हमारी टेक्स्ट बुक है, उसमें कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। उस कॉन्सेप्ट को, जैसे ज्योति मैम ने बताया, नहीं, वो आइडियली बिल्कुल समझ गया मैं आपकी बात कि वो तो बच्चे का एक जो क्रिटिकल एबिलिटी होती है ना, कि आप चीज़ों को बिल्कुल बस उसको ऐसा नहीं कि ये एक चैप्टर पढ़ा दिया, इसमें से 5 क्वेश्चन आंसर जो पीछे लिखे हैं इसको याद करके चला जाओ। अमूमन यही होता है। आप चाह रहे हैं कि आप, अगर आपका लाइट का चैप्टर है फॉर एग्जांपल फिजिक्स में, तो आप उसको क्वेश्चन आंसर के हिसाब से ना पढ़ें कि मेरे को पास होने के लिए 5 सवालों के जवाब आने चाहिए। आपको लाइट का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, अप्रोच ये है। सवाल उसके आगे ये है कि जब हम ऐसा करने जा रहे हैं तो क्या हमको वैसे रिजल्ट मिल रहे हैं? डॉक्टर लाल, मैं और देख रहा हूं कि हांगकांग में ऑलमोस्ट ये 1953 से लागू है, अमेरिका और ब्रिटेन में भी लागू है, लेकिन किसी भी देश में कंप्लीटली पूरी एजुकेशन इस पे शिफ्टेड नहीं है। क्या कोई आइडिया वहां किस तरह के रिजल्ट इस तरह के ओपन बुक सिस्टम से मिले हैं? सर, ये जो ओबीए सिस्टम है, जैसे ओपन बुक असेसमेंट कहा जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, यहाँ तक कि यूएसए और यूके के कुछ कंट्रीज में कुछ जगहों पे बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल चल रहा है। लेकिन अगर आप इसे
इंडिया लेवल पे अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो इंडिया लेवल में देयर आर 2 टाइप ऑफ स्कूल्स, जहां पे ऐसे स्कूल्स है जो मेट्रो सिटीज में है और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो रूरल एरियाज में हैं। तो जहां रूरल एरियाज के बच्चे हैं वहां पे सारे बुक्स को अवेलेबिलिटी करके देना, रिसर्च बुक्स को अवेलेबल करके देना, जैसे रिसोर्स मटेरियल कह सकते हो कि रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल करके देना, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड मैं फिर से रिपीट करूंगा कि किसी भी चेंज को हम सक्सेसफुल तभी मानेंगे, तब सक्सेसफुल होगा जब इसको हम प्रॉपर्ली ट्रेंड करके बच्चों को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस मिलेंगे, तो ही इसकी सक्सेस रेशो हो सकती है। एक छोटा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, चूंकि अब ये हकीकत बन ही गया है, अब तो इसको करना ही है, तो फिर हम इसे ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, हमारे बच्चे इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, कैसे समझें। पहले तो उन्हें सिस्टम समझना होगा, ये नहीं कि बस किताब मिल जाएगी, मज़ा आ गया, अब तो आंसर तो किताब से ही देख के लिखना, ये नहीं। आपके लिए शायद चीज़ें थोड़ी और मुश्किल हो चलेंगी, तो उस चीज़ को अगर अभी से समझेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन बोथ एंड, स्कूल भी और बच्चे भी अच्छे से हो पाएगा। छोटा ब्रेक के बाद ये 2 अहम सवाल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, जहां पर बात हो रही है ओपन बुक एग्जामिनेशन की, जो अब सीबीएसई ने इंप्लीमेंट कर दिया है फॉर क्लास 9th। तो क्या होगा इसका मतलब, ये कैसे काम करेगा? ब्रेक से पहले हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में बातचीत की, इससे क्या बदलाव अपेक्षित हैं, और अब ये कि आप इसके लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो ज्योति मैम, अब डेफिनेटली एक पूरे सिस्टम में चेंज आने जा रहा है, तो उसकी प्रिपरेशन भी डिफरेंट होगी फॉर स्टूडेंट्स, फॉर देयर पेरेंट्स। अब उनको किस तरीके से पढ़ाई को लेना होगा? देखिए, हम लोगों का जो शिफ्ट है वो मेजरली है आउटकम बेस्ड एजुकेशन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की तरफ, जहां पे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते थे और मिनिमम और टारगेट लेवल्स ऑफ लर्निंग होते थे। यहाँ पर अब बात हो रही है लर्निंग आउटकम्स की, और जब हम आउटकम की बात करते हैं तो हम मेजरमेंट की बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ द आउटकम्स। तो सारी जो एनसीएफ अगर अब हम देखेंगे उसमें करिकुलर गोल्स हैं, स्टेज वाइज करिकुलर गोल्स हैं और लर्निंग आउटकम्स है, और हर बच्चे से ये अपेक्षा करी जाती है कि हर बच्चा वो लर्निंग आउटकम अटेन करेगा अगर कि उसमें कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। तो जब हम बच्चों को ये इंश्योर करेंगे कि वो उनको लर्निंग आउटकम्स अटेन हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद उनको हमें एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की जैसे उसको रिपोर्ट भी करना होगा। अगर हम देखेंगे तो सीबीएसई ने अभी हाल ही में बात करी शुगर बोर्ड्स की भी, उन्होंने हाल ही में फिजिकल फिटनेस की भी बात करी, वो खेल पे भी जोर दे रहे हैं, वो परफॉर्मिंग आर्ट्स पे, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग पे भी जोर दे रहे हैं, तो पूरी एजुकेशन पे जोर दे रहे हैं। तो जो एजुकेशन क्लास में दी जा रही है, स्कूल में दी जा रही है, उसको बच्चा अपने रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैसे यूटिलाइज करेगा। तो अगर उसको कुछ भी डिजाइन करना है, या उसको एक छोटी सी बात है, अगर उसको एक सीढ़ी नाप के सीढ़ी बनवानी है, तो उस सीढ़ी की क्या लंबाई होनी चाहिए इस कमरे में रखने के लिए, वो बच्चे को पता होना चाहिए। अगर हम लाइट की जैसे आपने बात करी अभी, तो लर्निंग जरूरी है, हमें हर कुछ लाइट के बारे में पता होना चाहिए, और कहाँ हमारे पास हमारे इर्द गिर्द लाइट है, उसका क्या महत्व है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है, उसके ऊपर जोर है। इससे तो मुझे ये सुन के लग रहा है ज्योति मैम कि ये तो एक सेकेंड और, तो कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत ज्यादा जोर है, कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा जोर है, एप्लीकेशन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा जोर है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस पे जोर है, और सबसे ज्यादा जोर जो है वो इनोवेशन पे है, रिस्क टेकिंग पे है, क्रिएटिंग न्यू नॉलेज पे है। ठीक है, अब इसमें बड़ा सवाल ये आएगा मैम कि क्या आपके मौजूदा टीचर्स, क्या आपका मौजूदा क्लासरूम सिस्टम, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई ये बहुत, मैं मानता हूं कि बड़े चेंज लाएंगी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत बड़े चेंजेस की जरूरत पड़ेगी। अनघा जी क्या? हाँ जी, इसीलिए हाँ तो बस एक सेकेंड और, बहुत सारे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस सीबीएसई ने खोले हैं,
जो कि अब हर टीचर्स को ट्रेन करते हैं। 50 घंटे की ट्रेनिंग टीचर्स के लिए मैंडेटरी है 1 साल में। तो ये टीचर्स को सिखाया जा रहा है। हमारे जैसे लोग सीबीएसई के लिए ट्रेनर्स भी हैं, मास्टर ट्रेनर्स भी हैं और हम अलग-अलग जगह पे जाके देश भर के टीचर्स को सिखा रहे हैं। वेरी गुड 10,000 मास्टर जी। ट्रेनर्स सीबीएसई ने अभी बनाए हैं और ये 10,000 जो ट्रेनर्स हैं ये करीबन 1.5 लाख 15 लाख टीचर्स को ट्रेन करें। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये वाकई में एक बड़ी बात है और इसके बिना तो ये संभव भी नहीं है। लेकिन अब बात आ जाती है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, साथ में ट्यूशन भी पढ़ते हैं, तो क्या ट्यूशन पढ़ाने वाले अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे हैं? वो एक प्रैक्टिकल इशू आएगा, देखते हैं खैर उसका आगे क्या होगा। मैम अनगा मैम, क्या किसी तरह की बच्चों की, माता पिता की काउंसलिंग का भी इसमें कोई प्रावधान है? क्योंकि उनके लिए भी ये सब कुछ नया होने जा रहा है। टीचरों की ट्रेनिंग हो रही है तो बच्चों और माता पिता को भी तो इंट्रोडक्शन चाहिए नए सिस्टम का। जी बिल्कुल विपिन साहब, बहुत जरूरी होगा। जैसे मैम ने, ज्योति मैम ने बताया, हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं, उसी तरह से बच्चों के लिए क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। ओपन बुक्स देख करके, सुन करके बच्चों को ऐसा लगेगा कि द एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी इजी, बट वही 3 घंटे हैं जिसमें उन्हें अपने आंसर्स खोजने भी हैं, पढ़ना भी है और उसको क्रिएटिवली। पर उनको ये जो कुछ चेंज हो रहे हैं, इस चेंज से अवगत कराया जाएगा? मतलब कोई काउंसलिंग प्रोग्राम या कुछ इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम होंगे स्कूल्स में? जी सर, वो करवाना बहुत जरूरी है। बिना उसके शायद ये जो हम प्रयास कर रहे हैं ये सफल नहीं हो पाएगा। और पेरेंट्स के साथ भी काउंसलिंग और पेरेंट्स के साथ के लिए भी ओरिएंटेशंस रखना बहुत ही जरूरी रहेगा। राइट। ज्योति मैम, चूंकि समय मेरा समाप्त हो गया, लेकिन जस्ट एक सवाल जो आप ही जवाब दे पाएंगी उसका, कि ये अभी 9th के लिए आया है, पहले इसका पायलट चलाया गया, लेकिन क्या धीरे धीरे ये 9th के बाद 10th बोर्ड, 11th 12th सब में लागू होगा? मैं आ रहा हूँ सर, लाल साहब आपसे भी जी बिल्कुल, ये सभी में लागू होगा, तभी इसका फायदा भी नजर आएगा। ठीक है, लाल सर कुछ बोलना चाह रहे थे आप? मैं सीएनबीसी की मंच से ये बोलना चाहूंगा कि अगर ओपन बुक टेस्ट हो रही है तो बच्चे इसको लाइटली नहीं लें, क्योंकि बच्चों को लगेगा कि मैं क्यों पढूं जब मुझे बुक में से कॉपी करके लिखना है। तो ये क्लियर होना चाहिए बच्चे को कि जब तक उसे कॉन्सेप्ट नहीं मालूम कि कौन से चैप्टर पे, कौन से पेज पे, कौन से पैराग्राफ में ये वाले क्वेश्चन का आंसर है, यानी बच्चे को 2 काम करने पड़ेंगे, उसको पन्ने घुमाने पड़ेंगे, उसको पेज ढूंढना पड़ेगा। हमारे सिस्टम में क्या था, हम पूरा लर्न करके जाते थे और लिखते थे, 3 घंटा हम कंटिन्यूअसली खाली लिखते थे। अब बच्चों को 2 काम करने पड़ेंगे, बुक ढूंढना पड़ेगा, पन्ने घुमाने पड़ेंगे, यानी टाइम मैनेजमेंट इज एन बिगेस्ट इशू। तो ये इजी नहीं होगा बच्चों के लिए, न ही टीचर्स के लिए, न ही बोर्ड्स के लिए कि इम्प्लीमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये इसीलिए मैंने कहा कि 9th का बच्चा ना तो बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा, लेकिन जो 3 गाइडिंग फोर्स हैं, स्कूल का टीचर, उनके अपने माता पिता जो कि पुराने सिस्टम से पढ़ के आए हैं, और तीसरा अगर वो ट्यूशन जाते हैं, जो कि स्वाभाविक तौर पे आजकल सारे बच्चे जाते हैं, तो क्या ये तीनों जगह एक साथ एक तारतम्य में नजर आएंगी? और जैसा ज्योति मैम ने कहा, एटलीस्ट स्कूल लेवल पे बड़े पैमाने पे टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है इस नए सिस्टम के लिए, काउंसलिंग भी होगी माता पिता के लिए, तो होपफुली हमें इसके अच्छे रिजल्ट देखने को भी मिल सकते हैं। लेट्स इट इम्प्लीमेंटेड वंस मोर, एक बार फिर अगर ये आता है, क्योंकि नई शिक्षा नीति का हिस्सा है, आगे शायद और कक्षाओं में भी देखने को मिलेगा और शायद हमेशा के लिए अब हो जाएगा, तो हम उम्मीद करेंगे कि इसके अच्छे रिजल्ट्स आएं और पॉजिटिव ही फिलहाल इसके लिए सोचना चाहिए। टीदिंग इश्यूज होंगे, लेकिन मुझे लगता है 1-2 सेशंस में वो ओवरकम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। आई थिंक ये चर्चा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और उनके माता पिता और पढ़ाने वालों तीनों के लिए काफ़ी यूजफुल है। आप इसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं, टीवी पे तो आपने देखा ही और दोबारा देख पाएंगे वीकेंड्स पर भी। फिलहाल सबका धन्यवाद, नमस्कार।